प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, फर्स्ट चैप्टर और पिछली कक्षाओं में हमने किसी संख्या रेखा पर किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करना सीख लिया था। यहाँ पर हमने एक बिंदु को हमने मूल बिंदु का नाम दिया था, जिसकी वैल्यू हमने 0 दी थी। उसके बाद यहाँ पर राइट में हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ली थी, अर्थात धनात्मक दिशा ली थी, और लेफ्ट में ऋणात्मक दिशा अर्थात नेगेटिव डायरेक्शन ली थी। ये चीज़ें हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर किसी एक बिंदु का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारित करना सीखा, ठीक उसी तरह से हम किसी एक तल पर, किसी एक दिए हुए तल पर किसी बिंदु का यहाँ पर स्थान निर्धारित करना सीख रहे हैं। कि जैसे देखिए, ये आपके सामने एक तल है, इस तल पर ये एक बिंदु है। इस बिंदु का हम स्थान निर्धारित कैसे करेंगे? देखिए, इस तल का ये वाला कोर, ये किनारा, देखिए इस किनारे से हम यहाँ से एक दूरी मापेंगे। फिर जो नीचे वाला किनारा है, वहाँ से हम इसकी लंबवत दूरी मापेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो लंबवत दूरी है ये 5 सेंटीमीटर आ गई, और ये वाली लंबवत दूरी 9 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से इन दोनों दूरियों से हम इसका स्थान निर्धारित कर सकते हैं कि लेफ्ट से 5 और नीचे से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर ये एक बिंदु है। तो देखिए कि इस तरह से एक समतल तल पर किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए हमें 2 लंबवत रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, किसी समतल तल पर एक बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए हमें 2 लंब रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से 2 लंब रेखाओं की सहायता से एक तल पर किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करने से संबंधित अवधारणा से ही मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच की शुरुआत होती है, जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब देखिए, 9th क्लास में हम सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति का सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, एक परिचय लेंगे। उसके बाद आने वाली कक्षाओं में जो है इनकी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति को अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की व्युत्पत्ति या ओरिजिन के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए हम एक सिटिंग प्लान पर नज़र डालते हैं। कि मान लीजिए कि ये एक स्कूल का प्रेयर ग्राउंड है। इसमें कुछ एक स्टूडेंट्स जो है इस तरह से स्तंभ बना करके बैठे हैं, साथ में इनकी पंक्तियाँ भी बनी हुई हैं। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं और पंक्तियों को रोज बोलते हैं। तो इस तरह से ये रोज हैं और ये कॉलम, ये स्तंभ है और ये वाली इनकी पंक्तियां हैं। अब देखिए कि मान लीजिए कि ये एक स्टूडेंट है। अब इस स्टूडेंट का हमें इस तल पर या इस धरातल पर हमें इसका स्थान निर्धारित करना है। तो इसका स्थान क्या होगा? देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम में है और पंक्ति है इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो थर्ड कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। और अब इसकी पंक्ति देखिए 1 2 3 4। तो इस स्टूडेंट का स्थान जो है हम 3 4 के द्वारा दे सकते हैं। तो 3 का मतलब तीसरा कॉलम हो गया और 4 का मतलब चौथी पंक्ति होगी। इसी तरह से यदि मैं इस स्टूडेंट का स्थान निर्धारित करना चाहूँ कि अगर इस स्टूडेंट का स्थान निर्धारित करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चौथा कॉलम है और 1 2 3 तीसरी रो है। तो चौथा स्तंभ और तीसरी पंक्ति है, तो इसका स्थान क्या होगा? 4 3। तो इस तरह से हम
एक तल पर स्टूडेंट की जगह पर कोई भी हम एक बिंदु माने या कोई भी वस्तु रखी हो उस वस्तु को बिंदु माने, तो हम इस तरह से दो लंबवत रेखाओं की सहायता से या दो लंब रेखाओं की सहायता से हम किसी भी बिंदु का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। तो दो लंब रेखाओं की सहायता से एक तल पर बिंदु का स्थान निर्धारित करने की जो अवधारणा है, वहीं से निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत होती है। और निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत जो है रेने दकार्ते नाम के एक मैथमेटिशियन ने की थी। तो एक तल पर बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए रेने दकार्ते द्वारा जो हमें एक सिस्टम दिया गया, एक पद्धति दी गई, उसे हमने इन्हीं के सम्मान में कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम का नाम दिया है, जिसकी स्टडी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अभी आइए जो अभी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। अब प्रश्नावली 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। कि मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल पर यहाँ पर कोई टेबल लैंप पड़ा है। इस टेबल लैंप की स्थिति हमने किसी अन्य व्यक्ति को कैसे बतानी है। कि देखिए, पहले इस टेबल लैंप को एक बिंदु मानेंगे और ये हमें पता है कि किसी भी तल पर किसी वस्तु का स्थान निर्धारित करने के लिए हमें दो लंब रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ इस बिंदु से इस बड़े किनारे पर मैं एक लंब ड्रा करूँगा और इसी तरह से इस छोटे किनारे पर भी एक लंब ड्रा करूँगा। अब मान लेता हूँ कि ये जो दूरी है ये 25 सेंटीमीटर है और ये दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इस लैंप की जो स्थिति है वो 25 से 30 होगी। या अगर मेज़ दूसरे ढंग से पड़ी है तो इसकी दूरी जो है मैं 30-25 भी कह सकता हूँ। कि अगर इसको घुमा के रखा हुआ मेज़ को तो हम इसकी दूरी 30-25 से कह सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि लैंप को एक बिंदु मान लीजिए और मेज़ को एक समतल। कि लैंप को क्या मानना, हमने एक बिंदु मानना है और मेज़ को समतल मानना है। मेज़ का कोई भी दो लंब कोर लीजिए, एक कोर हमने ये ली, दूसरी कोर ये ली। बड़े कोर से लैंप की दूरी माप लीजिए, बड़े कोर से मैं इसकी दूरी माप ली और मान लीजिए ये दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब छोटे कोर से लैंप की दूरी मापी और ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और मान लीजिए ये दूरी 30 सेंटीमीटर है। जिस क्रम में आपने लैंप को रखा है उसके अनुसार इसकी दूरी कितनी होगी, 25-30 या 30-25 होगी। तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यहाँ आपने की बजाय हमने कर लेना है। कि आगे प्रश्न नंबर 2, सड़क योजना। जैसे हमने सिटिंग प्लान समझा था अभी थोड़ी देर पहले, उसी तरह से ये रोड प्लान है। कहता है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक पर एक में नगर का एक मॉडल बनाएं। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो देखिए, पहले हम जो इतना कहा गया है उसके अकॉर्डिंग एक मॉडल बनाते हैं। कि यहाँ पर दिशाओं का जिक्र किया है, तो दिशाएं देखिए,
किसी भी मैप में, नक्शे में या कागज़ पर ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा होती है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। यहाँ पर पश्चिम, लेफ्ट में पश्चिम और राइट में पूर्व, ऊपर उत्तर, नॉर्थ साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये 4 दिशाएं होती हैं। अब देखिए, कहता है कि नगर की 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। तो जैसे ये कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम बना देते हैं कि एक मुख्य सड़क हमने ये बना दी है और दूसरी मुख्य सड़क ये बना देते हैं। अब देखिए कि एक उत्तर दक्षिण दिशा में होगी, दूसरी पश्चिम पूर्व दिशा में होगी। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। अब इनके समांतर जो है 200 मीटर की दूरी पर 5 सड़कें बना देते हैं कि 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के बराबर है। तो यहाँ हमारे पास ये जो खाने हैं ये 1-1 सेंटीमीटर के ही हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 सड़कें हमने उत्तर दक्षिण दिशा के समांतर बना दी हैं। ठीक उसी तरह से 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सड़कें हमने पूर्व पश्चिम दिशा में बना दी हैं। अब देखिए इनका नाम दे देते हैं हम कि मार्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी ये तो मुख्य सड़क ही होगी, 3, 4 और 5। इसी तरह से इसका हम नाम दे देते हैं 1, 2, 3, ये मुख्य होगी, 4 और 5। तो ये 5 सड़कें हमने बता दी हैं। अब आगे देखिए, अब आगे है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट या चौराहे हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये सड़कें जहाँ पर एक दूसरे को काटती है वहाँ पर क्या है, क्रॉस स्ट्रीट या चौराहे हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। तो वही बात है कि एक क्रॉस स्ट्रीट जो कैसे बनती है, एक सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाएगी, दूसरी पूर्व पश्चिम में जाएगी, तब ये क्रॉस स्ट्रीट बनेगी। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो ये जो क्रॉस स्ट्रीट है, ये जो चौराहा है, इसे हम 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। यहाँ देखिए 4-3 आप किसको मानोगे, 4-3 यानी ऊपर से 4 और लेफ्ट राइट से 3। तो ये जो क्रॉस स्ट्रीट है इसको मैं 4-3 कहूँगा।
दूसरा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जाएगा। ऊपर से 3 और इसमें 4, तो ये 3 4 हो गए। अब देखिए कि कितनी पूछा है कि 4 3 कितना कहोगे। 4 3 देखिए, इधर से 4 इधर से 3, ऐसा एक ही चौराहा पॉसिबल है। इसी तरह से 3 4 वाला भी एक ही पॉसिबल है। तो हम कहेंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जाएगा। इसका आंसर केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है। ठीक उसी तरह से सेकंड का आंसर भी केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है। तो इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो यहाँ पर इस कॉर्नर पर जो रेड बटन है इसे दबा करके सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ज़रूर एक्टिवेट कर लें कि बेल आइकॉन आएगा, उसे दबा करके नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लें। इससे मेरे नए वीडियो आपके पास यूट्यूब या ईमेल के माध्यम से पहुंचते रहेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा